हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक अपना क्या है, तो ध्यान से एक चीज सुनना कि पिछले क्लासेस में हमने आपको एक टॉपिक करवाया था द्विनिषेचन। इससे लास्ट दो पीछे की जो क्लासेस थी अगर आपने पढ़ी हैं तो उसमें हमने एक टॉपिक करवाया था द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन के दौरान पुष्पी पादपों में क्या होता था, एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन से यानी कि युग्मक संलयन से एक संरचना बनती थी जिसका नाम था युग्मनज। इसी प्रकार से एक संलयन और हुआ था जिसका नाम था त्रिक संलयन, और त्रिक संलयन से एक संरचना बनी थी जिसका नाम था त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ये द्विनिषेचन के दौरान ये दोनों संरचनाएं बनी थी। फिर उसके बाद आपको निषेचन पश्च प्रक्रिया करवाई गई थी जिस दौरान आपको बताया गया था कि त्रिगुण प्राथमिक भ्रूणपोष से ही परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण होता है और फिर युग्मनज से समसूत्र विभाजन के द्वारा एक भ्रूण का निर्माण होता है। ये पिछली लास्ट क्लास में हम करवा चुके। तो आज का टॉपिक क्या है, तो ध्यान से एक लाइन सुनना कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण व भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूण व भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इन दोनों के निर्माण के साथ साथ, इन दोनों के निर्माण के साथ साथ बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित होने लगते हैं। तो आपको यहां पर क्या चीज समझाई है, ध्यान से, यहां आपको टॉपिक का पता चल जाएगा कौन सा आज आपको टॉपिक करना है कि जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है उसके पश्चात युग्मनज से भ्रूण और त्रिगुण प्राथमिक भ्रूणपोष से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो जब इन दोनों का निर्माण हो रहा होता है तो वैसे ही बीजांड और अंडाशय की संरचना में भी परिवर्तन होने लग जाते हैं, जिसमें बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको ये ड्रॉ करवाया जाता है, ये वाला, जिसमें ये है अंडाशय और इसके अंदर एक संरचना करवाई आपको गई जिसका नाम है बीजांड। अंदर तो आपका भ्रूण बन ही जाता है। तो ये जो बीजांड है, इस बीजांड से बनेगा बीज और अंडाशय से बनेगा फल। तो आज का जो टॉपिक आपका है वो ये है कि बीजांड से बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए जरा आज का टॉपिक। देखिए, तो आज का आपका टॉपिक है बीज का परिवर्धन, या आप ऐसा भी लिख सकते हो बीज का निर्माण। देखिए बेटा, तो आपको अभी बताया गया कि आवृतबीजी पौधों में बीजांड से बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम होता है वो क्या ही होता है बेटा, बीज। क्लियर? इसीलिए बीज को हम क्या भी बोलते हैं, निषेचित बीजांड भी बोलते हैं। निषेचित बीजांड भी बीज को कहा जाता है क्योंकि ये किसका परिणाम है, लैंगिक जनन का, यानी कि निषेचन के द्वारा ही क्या बना है, बीज बना है, इसलिए बीज को निषेचित बीजांड भी कहते हैं। तो आप देखोगे कि बीजांड से बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए यहां पर हम एक छोटा सा ड्रॉ बना लेते हैं आपको थोड़ा बहुत और समझाने के लिए। जैसे कि आप संरचना ये शुरुआत से करते आ रहे हो, इसका नाम है अंडाशय। ये जो मैं बीजांड बना रहा हूं वो ऋजु बीजांड की तरह है। ये आपकी संरचना हो गई बीजांड। नेक्स्ट,
उसके बाद आपको पता हो तो इस बीजांड के अंदर ही दो तरह की आपका एक तो ब्रूड पोष बना था, इसके अलावा इसी के अंदर आपका बन गया था वो ब्रूड। साथ ही साथ यहां पर बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं रह भी जाती हैं या वो खत्म भी हो जाती हैं। क्लियर? इस तरीके से आपने संरचना की भी है। बीजांड का जो ऊपरी छोर होता है जिसमें छिद्र होता है उसे कहते हैं बीजांड द्वार। नीचे की तरफ का जो सिरा था उसे कहते थे निभाग। इसके अलावा आपको ये दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं, इनको कहते थे अध्यावरण, जिसमें एक लेयर होती थी जिसका नाम है बाह्य अध्यावरण और अंदर वाली जो होती है उसे कहते हैं अंतः अध्यावरण। क्लियर? साथ ही साथ आपको पता था कि बीजांड जो है वो अंडाशय से एक व्रंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़ते हैं जिसका नाम था बीजांड व्रंत। ये हमने बीजांड की संरचना में करवा दिया था। तो जरा देखो बेटा कि जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो उस दौरान क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले जो ये अध्यावरण होते हैं बीजांड के चारों तरफ वो बदल जाते हैं कठोर बीजावरण में। क्लियर बेटा? ये कठोर बीजावरण में बदल जाएंगे जिस दौरान क्या होगा कि बाह्य अध्यावरण जो होता है वो बदल जाता है बाह्य बीज चोल में, जिसे ये भी नाम दे सकते हो आप टेस्टा। नेक्स्ट अंतः अध्यावरण जो होता है वो अंतः अध्यावरण बदल जाता है अंतः बीज चोल में, जिसे बोलते हैं टैगमेन। क्लियर? तो अध्यावरण का पहला पता चल गया कि जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो सबसे पहले अध्यावरण जो है वो किस में बदल जाते हैं? कठोर बीजावरण में। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या परिवर्तन होता है? जो आप ये देख रहे हो बीजांड व्रंत, ये जो बीजांड व्रंत होता है वो बदल जाता है बीज व्रंत में। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? ये जो आपको बीजांड द्वार दिखाई दे रहा है ये बीजांड द्वार जो है वो बीज में एक छिद्र के रूप में ही बचा रह जाता है, छिद्र के रूप में बचा रह जाता है। क्लियर? और इसी छिद्र के माध्यम से जब बीज का अंकुरण होता है तो ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को यह छिद्र ही सुगम बनाता है। क्लियर? तो एक्चुअली में बीजांड से बीज के निर्माण के दौरान कुछ खास परिवर्तन नहीं है। एक तो अध्यावरण से कठोर बीजावरण बदल जाते हैं जिसमें एक तो बन जाता है बाह्य बीज चोल, एक बन जाता है अंतः बीज चोल। इसके अलावा बीजांड व्रंत से बदल जाता है बीज व्रंत। साथ ही साथ बीजांड द्वार जो है वो छिद्र के रूप में रह जाता है और ये छिद्र काम आता है बीज के अंकुरण के समय। ये ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को क्या बना देता है? सुगम बना देता है। इसके अलावा बाकी जो और संरचनाएं होती हैं जैसे कि नाभिका है, जैसे कि आपने एक संरचना पढ़ा था जिसका नाम है रेफे नाम की। इसके अलावा एक संरचना आपको लिख रखा है यहाँ निभाग। इन सभी संरचनाओं में बाकी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो सबसे पहले आपने जाना कि बीजांड से बीज के निर्माण के दौरान एक तो अध्यावरण परिवर्तन, एक बीजांड व्रंत में और एक थोड़ा आपका बीजांड द्वार जो कि छिद्र के रूप में रह जाता है। इसके अलावा और क्या चीज होती है तो ध्यान से सुनना। जब आपको भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया करवाई गई थी तो उस दौरान बताया गया था कि जब युग्मनज से भ्रूण बनता है तो वो भ्रूण पोष का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ किसी किसी भ्रूण में या कहूं तो अधिकांश भ्रूण में ऐसा भी होता है कि जब भ्रूण बन रहा होता है तो भ्रूण पोष का इस्तेमाल करता है। क्या आगे चल के हम आपको ये बताएंगे कि किसी किसी बीज में भ्रूण पोष मिलता है और किसी किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि युग्मनज जब भ्रूण में परिवर्तित होता है तो इसी भ्रूण पोष को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ जो ये बीजांड के अंदर आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जिसे हम बीजांड काय कहते हैं, इस बीजांड काय का भी भोजन के रूप में या पोषण के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है युग्मनज के द्वारा। लेकिन किसी किसी पौधा में ये बीजांड काय जो है एक पतली झिल्ली के रूप में बचा रह जाता है और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है एक काली मिर्च, इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है चुकंदर। इन दोनों प्लांट्स में ऐसा होता है कि इनमें जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसमें बीजांड काय एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। तो जिन पौधों में बीजांड काय भ्रूण निर्माण के बाद भी शेष रह जाता है वो बीजांड काय जो है कहलाता है, क्योंकि वो भोजन के रूप में था इसलिए वो कहलाता है परिभ्रूण पोष, जिसके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए काली मिर्च और चुकंदर। क्लियर बेटा? इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्पर्म।
क्लियर। अच्छा, एक चीज ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है परिभ्रूण कोश क्या होता है, तो किसी किसी पौधे में जो बीजांड का है वो शेष रह गया पतली झिल्ली के रूप में, तो उसे बोला जाता है परिभ्रूण कोश। एग्जांपल पूछे तो काली मिर्च और चुकंदर बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे पौधों के कुल पूछ ले कि ऐसे पौधों के वो कौन से कुल हैं जो कि परिभ्रूण कोश उनमें पाए जाते हैं, तो दो कुल हैं, एक का नाम है साइटेमिनी और एक का नाम है पाइपरेसी। ये दो कुल हैं जिन कुलों के पौधों में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष यानी कि परिभ्रूणपोष पाया जाता है। आपने ये समझ लिया। नेक्स्ट कुछ चीज और समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। बाकी अगर नीट की बात करें तो यहां से तो बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट फिर से देखिए आप, जैसे कि आप ये बीजांड की जो संरचना देख रहे हो, ये जो अध्यावरण है, इस बीजांड की संरचना के बाहर भी कुछ पौधों में ध्यान देखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नोट लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि कुछ पौधों जैसे लीची, आपने पक्का लीची खाई होगी, तो लीची में वो आप सफेद सफेद सा देखते हो ना, जब वो रेड पार्ट हटा देते हैं तो सफेद सा वो पार्ट देखते हो, वो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि लीची में खाया जाने वाला जो भाग होता है वो अंडाशय नहीं होता। तो आप देखो यहाँ पर कि लीची में क्या होता है, ये बीजांड के बाहर एक मासल संरचना पाई जाती है। इसके बाद बीजांड के बाहर एक मासल संरचना पाई जाती है जो कि जैसे कि आप सफेद रंग की आप देखते होंगे, तो लीची में खाया जाने वाला जो भाग होता है वो बीजांड के चारों ओर एक मासल संरचना होती है जिसको खाया जाता है, और उसी मासल संरचना को एक नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसका नाम होता है एरिल। तो आपसे पूछा जाए कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो वो एरिल होता है, जो कि पाया जाता है बीजांड के चारों तरफ मासल संरचना के रूप में। इसके अलावा और आप देखिए कि कुछ पौधों के कुल, जैसे कि आपने ये नाम मैंने पहले भी करवाया है, यूफोरबिएसी कुल का एक पौधा जिसका नाम है अरंडी। आपने पक्का अरंडी भी देखी होगी। तो अरंडी में क्या होता है कि उनके जो बीज होते हैं, उनके बीजांड द्वार के ऊपर एक सफेद रंग की एक अतिवृद्धि या एक संरचना पाई जाती है। पक्का अगर आपने अरंडी का बीज देखा होगा तो उसके ऊपर की साइड पर कॉर्नर पर आपने एक फूली हुई सी एक पैनी सी संरचना देखी होगी, सफेद रंग की संरचना, जिसे कहा जाता है कैरेंकल। क्लियर। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक है एरिल और एक है कैरेंकल। तो लीची में खाया जाने वाला भाग एरिल है, जबकि अरंडी के बीजांड की तरफ जो संरचना पाई जाती है सफेद रंग की, उसे क्या कहा जाता है, कैरेंकल। ऐसे ही अधिकांश जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, ये चीज तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, अधिकांश एक बीजपत्री पौधों के जो बीज होते हैं उनमें क्या होता है, उनके बीजांड द्वार की तरफ एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, एक उभरी हुई या बाहर की तरफ एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, ये केवल एक बीजपत्री में मिलेगा, जो ऊपर की तरफ होता है बीजांड द्वार की तरफ एक प्लगनुमा संरचना, यानी ये जो कोशिका है ना अपने बीजांड का की जो कोशिका है वो बाहर की तरफ आ जाती है थोड़ा सा। तो ये प्लगनुमा जो संरचना होती है, इस प्लगनुमा संरचना को कहा जाता है ओपर्कुलम। क्लियर बेटा। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या करवाया कि बीजांड से बीज का निर्माण कैसे होता है। एक तो अध्यावरण में परिवर्तन होते हैं जिससे बाह्य बीज चोल और अंतः बीज चोल यानी कि टेस्टा और टैगमन बनते हैं। इसके अलावा बीजांड ब्रंथ से बीज ब्रंथ का निर्माण होता है। इसके अलावा बीजांड द्वार की तरफ एक छिद्र रह जाता है जो कि बीज के अंकुरण के समय ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। इसके अलावा कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस बता दी थी कि किसी किसी पौधे में जो बीजांड का है वो शेष रह जाता है, जिसे कहा जाता है परिभ्रूणपोष। मैंने दो पौधे आपको बताए, काली मिर्च और चुकंदर। इसके अलावा दो कुल बताए, साइटेमिनी और पाइपरेसी के कुल के पौधों में ये परिभ्रूणपोष पाया जाता है। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे लीची में बीजांड के चारों तरफ मासल संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है एरिल, जिसे खाया जाता है। इसके अलावा यूफोरबिएसी कुल अरंडी के पौधों में बीजांड द्वार की तरफ एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है कैरेंकल। इसके अलावा अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में बीजांड द्वार की तरफ ही एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है ओपर्कुलम। क्लियर बेटा। एक चीज तो आपने ये सीख ली, बाकी और चीज सीखिए। ये सारे जो छोटी छोटी चीज सिखा रहा हूं वो सारे का सारा किसमें सिखा रहा हूं, बीज के प्रवर्धन या बीज के निर्माण में।
क्लियर। नेक्स्ट और चीज सीखिए आप। देखिए बेटा, अब मैं आपको क्या टॉपिक करवा रहा हूं, जैसे कि ये टॉपिक तो आपको भले ही तुम चाहो तो खत्म हो चुका है। इसी के अंदर एक टॉपिक है कि देखिए, आपको याद है मैंने जब आपको ये भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया और युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया करवाई थी, तब आपको मैंने ये बोला था, और अभी भी कुछ देर पहले मैंने बोला है कि युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो भ्रूणपोष को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो किसी किसी पौधे में भ्रूण के निर्माण के दौरान भ्रूणपोष खत्म हो जाता है, इसके अलावा यानी युग्मनज के द्वारा सारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा किसी किसी पौधों में ऐसा भी होता है कि जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूणपोष की कुछ मात्रा बची रह जाती है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है भ्रूणपोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। तो आप बीज के प्रकार कर रहे हो किसके आधार पर? भ्रूणपोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। तो पहला देखिए, पहला जो बीज है उसका नाम है अभ्रूणपोषी बीज। एनसीईआरटी किताब में कुछ इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, गैर एल्बुमिनस बीज, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं? ये ऐसे बीज होते हैं जो भ्रूण निर्माण के समय पूरे भ्रूणपोष का क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल। यानी कि इनमें भ्रूणपोष जो होता है वो क्या होगा? अनुपस्थित। यानी भ्रूण के निर्माण के दौरान युग्मनज के द्वारा जब भ्रूण का निर्माण होता है तो सभी भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के बीज में आपको भ्रूणपोष नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट्स पौधे। एग्जाम्पल के लिए कुछ आप लिख सकते हो, जैसे कि मटर है, चना है, आम है, ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, दूसरा जो बीज है उसका नाम क्या है? अच्छा, यहां एक चीज सुनिए बेटा कि इन पौधों में, जैसे कि द्विबीजपत्री पौधों में, मटर, चना, आम में भ्रूणपोष अगर नहीं बचा है तो कल को जब इस बीज का अंकुरण होगा तो चूंकि बीज के अंकुरण के समय ऑक्सीजन और जो जल होता है वो बीजाणु द्वार के द्वारा पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो अंकुरण करेगा तो चूंकि अभी वो पौधा तो बना है नहीं, जब पौधा नहीं बना है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं। तो इस प्रकार के बीज के अंकुरण के लिए जो शुरुआत में भोजन चाहिए होगा या आहार चाहिए होगा वो कहां से मिलेगा? तो ध्यान सुनना, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है उनके बीज पत्र में, तो चूंकि द्विबीजपत्री में कितने बीज पत्र होते हैं? 2 बीज पत्र, तो इनके बीज पत्र में ही क्या होती है? आहार सामग्री होती है, और यही आहार सामग्री जो होती है बीज के अंकुरण के समय इन्हें मदद प्रदान करती है। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा देखिए, अब दूसरा है जिसका नाम है भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज, जैसे कि उसी तरीके से एनसीईआरटी किताब में इसको ऐसा लिखा हुआ है एल्बुमिनस बीज। अब इसके अंदर क्या है? जैसे आप पता चल तो गया ही है कि अभ्रूणपोषी जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता, तो आपके भ्रूणपोषी बीज कैसे होंगे? जिन पौधों में भ्रूण के निर्माण के दौरान अगर भ्रूणपोष बचा रह जाता है, भ्रूणपोष बचा रह जाता है यानी कि उपस्थित होता है, तो ऐसे जो बीज होते हैं वो कैसे बीज कहलाते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। और इसके उदाहरण में, जैसे इसमें द्विबीजपत्री है तो इसमें पौधे आते हैं आपके एक बीजपत्री पौधे। क्लियर? तो एक बीजपत्री पौधों में जैसे कि आप लिख सकते हो गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, तो इन पौधों में भ्रूणपोष की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा एक नारियल का तो आपको याद होगा, नारियल का जो पानी होता है वो एक्चुअली में भ्रूणपोषी होता है जो बचा रह जाता है, जिसको हम पीते हैं। क्लियर? अब ध्यान से जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वो क्या है, वो ध्यान से सुनिए कि अब भ्रूणपोषी जो बीज हैं वो पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पौधों में, लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद जिसका नाम है अरंडी। क्लियर? इसका अपवाद है अरंडी। नेक्स्ट, इसका जो अपवाद है उसका नाम है ऑर्किड। क्लियर? इसका अपवाद क्यों लिखा है कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं होता, लेकिन अरंडी में भ्रूणपोष पाया जाता है। इधर या एक बीजपत्री में मैंने क्या लिखा कि इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, लेकिन ऑर्किड का जो पौधा होता है जो कि एक बीजपत्री है उसमें भ्रूणपोष की मात्रा नहीं होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो हैं, मैंने आपसे बोला कि यहां पर हम नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे तो ये 12th के बोर्ड की एग्जाम्स की पढ़ाई है,
इसके साथ साथ आप नीट की भी कर रहे हो, तो आप देखो ये वाली जो चीज है वो बेसिकली आपको 12th की किताब में ना मिलके 11th के 5th नंबर के चैप्टर में मिलेंगी। वहां पर आप पढ़ते हो एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज की संरचना पढ़ते हो। जब वहां पढ़ते हो तो वहां पर ये अपवाद लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों अपवाद जो है वो यहां लिख दिए। आप याद करना, द्विबीजपत्री पौधों का जो अपवाद है वो कौन सा है? अरंडी, क्योंकि अरंडी एक द्विबीजपत्री पौधा हो गया। तो अगर ये द्विबीजपत्री है तो इसमें भ्रूणपोष नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट इधर यहां बात करें, एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष होता है, लेकिन आर्किड जो कि एक बीजपत्री है इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने किया भ्रूणपोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि किसी बीज में भ्रूणपोष है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बीज पत्र में आहार सामग्री है। तो जब बीज का अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण के समय शुरुआत में जो आहार सामग्री मिल जाती है तो या तो बीज पत्र से मिल जाती है या फिर वो भ्रूणपोष से मिल जाती है, तब तक जब तक एक नवोद्भिद पादप में खुद पत्तियां ना बन जाए या खुद वो प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ ना कर दे। क्लियर? तो यहां तक की चीजें ये हुई। नेक्स्ट अगले टॉपिक और देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके 12th एनसीईआरटी की किताब में। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो बीज से ही संबंधित है। तो अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रसुप्तावस्था एवं निर्जलीकरण। अब ये क्या है? देखो बेटा, जब भी हम खेतों से बीजों को ले आते हैं तो बीजों के भंडारण के लिए उनका शुष्क होना यानी कि सूखा होना जरूरी है, या कहूं तो बीजों के अंदर जो नमी या पानी की मात्रा जो है उसका सूख जाना जरूरी है, तभी बीज का अंकुरण किया जा सकता है। यानी कि बीजों का क्या होना जरूरी है? निर्जलीकरण। तो जब बीजों में उपस्थित जल की मात्रा शुष्क हो जाती है यानी कि खत्म हो जाती है, उसका निर्जलीकरण कर दिया जाता है, तो उसके बाद बीजों के अंदर उपस्थित जो भ्रूण होता है उस भ्रूण की उपापचयी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। और जब उपापचयी क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो भ्रूण कैसा हो जाता है? तो भ्रूण हो जाता है निष्क्रिय, यानी कि भ्रूण चला जाता है किस अवस्था में? प्रसुप्ति की अवस्था में, जहां ये लिखा हुआ है प्रसुप्तावस्था की अवस्था में चला जाता है। आम भाषा में कहें तो यानी भ्रूण या जो बीज है वो सोने की अवस्था में चला गया, जैसे कि वो सो गया हो। तो सिंपल ये है कि जब आप बीजों को खेतों से ले आते हो तो बीजों को सुखाते हैं, सुखाने के दौरान उसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण होने से भ्रूण की उपापचय क्रिया बंद हो जाती है, जिससे भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि भ्रूण चला जाता है सोने की अवस्था में, जिसे बोला जाता है प्रसुप्तावस्था या बोल सकते हो प्रसुप्ति। अब ये प्रसुप्तावस्था टूटती कब है? जब बीज को पुनः वो पानी और ऑक्सीजन दे दिया जाता है, यानी कि जब तुम अगले साल उन्हीं बीजों को अगर आप खेतों में डालते हो तब जब उन्हें वो अनुकूल अवस्थाएं मिल जाती हैं, जैसे कि नमी है, जिसको आर्द्रता बोल लो, जल है, इसके अलावा एक विशिष्ट तापमान है, जब बीज को ये सब कुछ मिल जाता है तो बीज पुनः प्रसुप्तावस्था उसकी टूट जाती है और टूटने के बाद बीज जो है पुनः क्या करने लग जाते हैं? अंकुरण के द्वारा नए पौधे तैयार करने लग जाते हैं। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक ये भी था, मैंने आपको ये भी समझा दिया। कुछ एक टॉपिक और है आपके, वो भी देख लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको बीज के निर्माण के दौरान करवा दिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है बीजों की जीवन क्षमता। इसको भी सीख लीजिए। देखो वीडियो, बीजों की जीवन क्षमता क्या है? कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उन बीजों की जीवन क्षमता जो है वो कुछ महीनों तक हो सकती है, यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीजों की जो जीवन क्षमता है वो कुछ महीनों तक हो सकती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी कुछ वर्षों तक हो सकती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष तक भी उन्हें भंडारित करके रखा जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल एक रिकॉर्ड के अनुसार कुछ पौधों के ऐसे बीज भी खोजे गए हैं जो कि हजारों वर्ष तक भी जिंदा रहते हैं, यानी कि उनकी जीवन क्षमता हजारों वर्षों तक होती है। तो आपकी एनसीईआरटी किताब में 2 इसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एक बीज जिसका नाम है ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये एक बीज है, पूरा एक ही नाम है बेटा, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्क्टिकस। एक बीज जिसको खोजा गया या खनित किया गया आर्कटिक टुंड्रा से। क्लियर? और जब इसे खोजा गया तो ये जो बीज है 10,000 साल की
प्रसुप्ति के बाद, यानी कि 10 साल तक सोने की अवस्था में रहा, 10 साल की प्रसुप्ति के बाद इस बीज का अंकुरण भी हुआ, यानी कि पौधा भी बना, और साथ ही साथ अंकुरण के बाद जब पौधा बना तो ये क्या भी हुआ, पुष्पित भी हुआ, यानी कि उसमें पुष्प भी आए। तो पहला एक बीज खोजा गया लुपाइन ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खोजा गया, जो कि 10,000 साल बाद उसकी प्रसुप्ति टूटी और उसने अंकुरण किया, और साथ ही साथ उसके पौधों ने पुष्पों को भी प्रारंभ किया, यानी कि उनमें पुष्प भी बने। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है आपकी एनसीईआरटी किताब में कि मृत सागर के पास एक महल किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक बीज खनित किया गया, एक बीज को खनित किया गया, जो बीज था किसका, खजूर। आपके लिए एक वैज्ञानिक नाम इसका लिखा हुआ है खजूर के बीज के लिए, फोटोनिक्स डैक्टिलिफेरा। तो फोटोनिक्स डैक्टिलिफेरा यानी कि खजूर को या खजूर के बीज को खोजा गया कहां, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की हो रही थी वहां पर पुरातात्विक खुदाई के दौरान। तो वहां से एक बीज मिला, जो बीज था फोटोनिक्स डैक्टिलिफेरा का, और ये बीज जो था वो तकरीबन 2000 साल पुराना था। और जब इसको भी उगाया गया, बीज का अंकुरण भी हुआ और साथ ही साथ उसका क्या भी हुआ, पुष्पन भी हुआ। तो आपने एक टॉपिक और समझा, बीजों की जीवन क्षमता कुछ महीनों भी होती है, कुछ साल भी होती है, और कुछ बीज तो ऐसे खोजे गए हैं जिनकी जीवन क्षमता जो है वो हजारों साल भी होती है। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने बीज के निर्माण के साथ साथ छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हुए। एक दो बार जरूर इस वीडियो को दोबारा आप देख लें कि जो मैंने स्पीड में, हो सकता है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला हो तो शायद आपको ये छोटा मोटा ना समझ में आओ। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखना। तो ये टॉपिक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सीधे सीधे तो यही क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा वो अभी करवाया था बीज के निर्माण के दौरान जो अध्यावरण है, एक आता टेस्टा और एक आता टैगमन। तो बाह्य अध्यावरण से बनता है आपका टेस्टा और अंत अध्यावरण से बनता है आपका टैगमन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है बीज के अंकुरण के समय जल और ऑक्सीजन को सुगम बनाता है कौन, बीजांड द्वार, क्योंकि बीजांड द्वार ही छिद्र के रूप में रह जाता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये अंडाशय से फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।